नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर क्विस्ट फोर हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की साइंस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अतः जल्दी से जल्दी सब लोग को जोड़ लीजिए और जुड़ जाइए और क्लास को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए और अंत तक क्लास में बने रहिए, क्योंकि इसमें हमने एक नया प्रकार का एक टॉपिक जोड़ा है जो आपको जीएस जैसे पोर्शन को जोड़ेगा। आपको पता है कि रसायन दर्शन तो चल रहा है हमारा, इसके साथ साथ हमने एक जीएस वाला पोर्शन भी आज जोड़ दिया है जो सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारी साइंस की स्पेशल क्लास होगी जो सभी प्रकार के एग्जाम एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी और इसके साथ साथ जो लेखपाल स्पेशल है, इसमें ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो क्विस्ट फोर हमको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब नीचे, वहाँ पे सब्सक्राइब पर प्रेस कीजिए और वहीं पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास डले तो आपको मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाए और आपको मालूम चल जाए कि ये क्लास आ चुकी है और इसको आप आसानी से देख सकें। आपको ढूंढने की, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम आगे की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो अध्ययन है साइंस में वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात लिंग निर्धारण। तो हम लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे कि यह पुरुष है कि महिला है। तो पहले तो लिंग निर्धारण होता क्या है। लिंग की पहचान करना कि यह लड़का है कि लड़की है, यह विधि होती है, लिंग निर्धारण कहलाती है। तो हमको पता है कि जो एक कोशिका होती है, क्या होती है, एक सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से हम सब आपको बता चुके हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? काय के गुणसूत्र। क्या होते हैं? काय के गुणसूत्र होते हैं। और जो एक जोड़ी अर्थात 23वां जो जोड़ी होती है, 23वां जोड़ी होता है एक जोड़ी, वो क्या होता है? जनन गुणसूत्र। क्या होते हैं? जनन गुणसूत्र होता है। तो जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? जनन गुणसूत्र के द्वारा। तो हमको एक जोड़ी के बारे में पढ़ना है जो 23वां जोड़ी है। ठीक है, तो 22 जोड़ी होते हैं जो शरीर का निर्माण में कार्य करते हैं, और जो 23वां जोड़ी होती है वही लिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, तो आगे की ओर चलिएगा। तो जो 23वां जोड़ी है, कौन सा? जो 23वां जोड़ी है ना, जो 23वां जोड़ी जो मेल होता है, मेल मतलब होता है पुरुष, तो मेल में होता है XY, और जो फीमेल माने होती है क्या? फीमेल माने होती है औरत, उसमें क्या होता है? XX। कहने का तात्पर्य मेल में 2 प्रकार के होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। और फीमेल में एक जैसे होते हैं, एक X होता है और दूसरा भी X होता है। और जब इनको अलग अलग कर देंगे, एक X ये हो गया, एक अलग, यदि ये अलग अलग लिखेंगे तो इनको गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमीट। तो फीमेल में कितने गैमीट बनते हैं? 2, एक X गैमीट और एक JX गैमीट। मेल में कितने गैमीट बनते हैं? 2, Y गैमीट और X गैमीट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गैमेट बनते हैं, तो गैमेट बनने को आप देख लें, गैमेट की समझते हैं। जैसे मेल में हम गैमेट बनाएंगे तो मेल में गैमेट कैसे बनते हैं कि 22 जोड़ी तो ये काय गुणसूत्र होंगे प्लस एक एक्स आएगा, तो ये हमारा एक गैमेट बन गया। दूसरा गैमेट मेल में क्या बनेगा? 22 प्लस वाई, एक जे गैमेट बन गया। अब यदि फीमेल की बात करें, किसकी? फीमेल की, तो उसमें आया 22 प्लस एक्स, एक जे गैमेट बना, और 22 प्लस एक्स, ये भी एक फीमेल में गैमेट बन। तो पता है कि हमको फीमेल में 2 गैमेट बनते हैं एक जैसे, मेल में 2 गैमेट बनते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मेल और फीमेल पता चल गया। अब लिंग का निर्धारण करेंगे कैसे? सपोज दैट ये मेल है, क्या है? एक पुरुष है, और ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल है। अब इनकी शादी होनी है, तो मेल में हमको पता है गुणसूत्र क्या होते हैं? X और Y गुणसूत्र होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं? X और X होते हैं। अब हमको पता है कि इस मेल और फीमेल से किस प्रकार के बच्चे पैदा होंगे। तो देखिएगा, लिंग का निर्धारण करने के यदि एक X से हम इस X को मिलाएं तो क्या हो जाएगा? X और X होगा। और यदि हम इसी X से इसी X को दोबारा मिलाएं तो क्या होगा? सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे। अब इस Y को और इस X को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। ठीक है, अब इस X को और दूसरे वाले X को मिलाएंगे तो होगा XX हो जाएगा। अब इस Y को इस वाले X से मिलाएंगे, देखिए दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, बना लीजिए। XY हो गया और XX हो गया। अब इस X को इस X से मिलाया तो XX हो गया। ठीक है, इस Y को इस X से मिलाया तो क्या हो गया? XY हो गया। अब देखिए, इस X को इस X से मिलाया तो क्या हो गया? XX हो गया।
अब इस वाई को इस एक्स से मिलाया, क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। तो जहाँ पे वाई होता है वो पुरुष होता है, बताया था। तो एक्स एक्स हो गई तो ये क्या होगी, बेटी, क्या होगी, बेटी। और ये एक्स एक्स ये है तो ये क्या होगी, ये भी हमारी बेटी होगी। और जो एक्स वाई हो गया तो ये क्या होगा, बेटा होगा, ये क्या होगा, बेटा। और ये भी एक्स वाई हो गया तो ये क्या होगा, बेटा होगा। क्या, तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक्स होता है वो तो स्त्री में होता है, तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, लेकिन एक्स से कोई निर्धारण नहीं हो रहा है लिंग का। वो जो वाई होता है, देखिए पुरुष में भी एक्स होता है, यदि स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स आया तो एक्स एक्स मिलकर बेटी होती है। और पुरुष का यदि वाई आता है और बेटी का, तो एक ही प्रकार का होता है गैमीट। तो जब एक्स वाई से मिलता है तो पुत्र, जहाँ पे वाई आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, बेटा होगा, और जहाँ पे एक्स एक्स होगी तो बेटी होगी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, तो किसके द्वारा होगा, सिर्फ वाई गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा। इसलिए स्त्रियों पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए कि पुत्र पैदा नहीं हो रहा है। ये मनुष्य पर डिपेंड करता है कि उसका वाई गुणसूत्र एक्टिव है ज़्यादा कि एक्स गुणसूत्र। यदि वाई गुणसूत्र ज़्यादा एक्टिव होगा तो बेटा होगा, यदि एक्स गुणसूत्र रोपित होगा तो क्या होगी, बेटी होगी। तो ये होता हमारा लिंग का निर्धारण। तो हमको अच्छे से लिंग का निर्धारण समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं, एक्स एक्स होते हैं किसमें, स्त्री में, और एक्स वाई किस में होते हैं, एक्स वाई होते हैं पुरुष में। ठीक है, तो जब इस एक्स और इस एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स होगी तो बेटी होगी, और जे एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, बेटा होगा एक्स वाई। और यदि ये एक्स और ये एक्स मिल गई तो क्या होगी, बेटी होगी। और यदि ये और जे एक्स मिला और जे वाई मिला एक्स वाई तो क्या होगा, बेटा। तो देखिए आधी तो बेटियां होती हैं और आधे बेटे। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा 50% स्त्रियाँ बच्ची पैदा होंगी, 50% बेटे पैदा होंगे। चलिए हम इसको आगे की ओर देखते हैं। तो आपको ये लिंग निर्धारण आ गया होगा। देखिए चित्र के द्वारा हम आपको समझाते हैं, थोड़ी जूम आउट कर रहे हैं थोड़ी, अब देखिए समझ में आएगा आपको। हाँ देखिए ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारा, ये क्या है, मेल है, और ये है फीमेल। तो मेल में क्या है, एक्स वाई है, और फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है। देखिए एक इसका एक्स आया, ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पे एक इसका कि क्या वाई और एक है एक्स, इसी के एक्स एक्स। देखिए यहाँ पे पुरुष का क्या आया, वाई आया, और स्त्री का क्या आया, एक्स। तो एक्स वाई हो गया तो क्या हो गया, बेटा पुत्र हो गया, बेटा पैदा हो गया। यदि मेल का एक्स आया और फीमेल का एक्स आया तो एक्स एक्स हो गई तो क्या आ गई, बेटी हो गई। यहाँ पे देखिए इसका आया एक्स आया और इसका क्या वाई आया तो एक्स वाई हो गया तो बेटा हो गया, और इसका एक्स आया और इसका एक्स आया तो ये क्या हो गया, एक्स वाई, तो ये बेटी। तो इस प्रकार से देखिए ये पुत्र हुआ, ये डॉटर सन हुई, पुत्री हुई, ये पुत्र हुआ, ये पुत्री हुई। तो इस प्रकार से कितने होते हैं, एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुई। तो इस प्रकार से टोटल कहा जाए तो दो पुत्र हो गए और दो बेटियां हो गई। तो लिंग का निर्धारण बन जाएगा करती। किस प्रकार से करना है ये चित्र आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न कैसे आता है इसको हम थोड़ी अभी समझा दे रहे हैं यहीं पे। देखो लिंग के निर्धारण प्रश्न कैसे आते हैं। कहा जाता है कि एक क्या कहते हैं, जैसे कहा जाए कोई एक एक्स गुणसूत्र है और एक एक्स गुणसूत्र है, और जो एक्स गुणसूत्र है और ये वाई गुणसूत्र है, ठीक है, एक्स वाई। तो उसमें पूछा जाएगा कि कितनी प्रतिशत पुत्र होंगे, कितनी % पुत्रियाँ होंगी। तो देखिएगा एक्स एक्स मिला, एक्स वाई मिला, क्या एक्स और वाई, एक्स वाई मिला तो क्या हो गया, पुत्र हो गया। और जो एक्स एक्स मिला तो क्या हो गई, पुत्री हो गई। एक्स वाई मिला तो क्या होगा, पुत्र हो गया। एक्स एक्स मिली तो क्या होगी, पुत्री। तो क्या करते हैं, 50% पुत्र हो गए, 50% पुत्रियाँ हो गई। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक है, क्या है, वर्णांधता। क्या है, पहले पढ़ते हैं वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। देखिएगा यहाँ पे वर्णांधता। तो वर्णांधता वर्ण माने होता रंग, अंधता माने जिनको दिखे ना। तो जिनको हरा रंग, कौन सा, हरा रंग और लाल रंग, जो हरा रंग और लाल रंग में अंतर ना कर पाए, उनको कैसे लाल और हरे रंग कैसे दिखते हैं, काले, तो वो क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। वर्णांधता वह रोग है जिसमें लाल और हरे का
व्यक्ति क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता, वह वर्णांधता रोग कहलाता है। और जिनको वर्णांधता रोग होता है ना, उनको रेलवे में क्या होता है, कार्य नहीं किया जाता, रेलवे में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि कब ट्रेन चलनी है, हरी कब सिग्नल मिलना है, लाल कब सिग्नल मिलना है, जब उसको लाल हरे में अंतर ही नहीं कर पाएगा, काला कलर देगा तो वो आगे क्या होगा, ट्रैफिक वो ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी और दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए वर्णांधता की जांच की जाती है, तभी उसको जॉब में मतलब उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। इसलिए वर्णांधता रोग वो होता है जिसमें हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते। अब इसका जो जीन होता है, वर्णांधता को कहते हैं कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड से क्या है सी, तो जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर जाता है। हमको पता है जो मेल होता है और एक फीमेल, मेल में क्या होता है एक्स और वाई होता है, फीमेल में क्या होता है एक्स और एक्स। तो जो सी, जो कलर ब्लाइंडनेस का गुणसूत्र है ना, जो सी है, इसको किससे प्रदर्शित करते, कलर ब्लाइंडनेस को, वर्णांधता को सी से। तो जो सी है ना, जो एक्स गुणसूत्र पर बैठता है, किस पर, तो इस पर एक बैठ जाएगा सी, इस पर 2x है तो इस पर बैठ जाएगा। तो ये क्या होगा, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस है, यदि इसके गुणसूत्र में क्या होगा, सी गुणसूत्र बैठा है, देखो एक्स के ऊपर सी है तो यह क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता है। यदि मेल में क्या होगा, एक सी पर बैठा है एक एक्स में, क्योंकि हमने बताया कि जो एक्स गुणसूत्र होता है केवल उसी पर वर्णांधता का जीन पाया जाता है। तो जो एक्स गुणसूत्र है इस पर सी हमने ऊपर लगा दिया, तो ये क्या है, एक ही एक्स है, तो इस पर क्या है, इसको रोग कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता है। और जो फीमेल है उसके दोनों गुणसूत्र पर सी का जीन पाया जाएगा, तो वो क्या होगी, फीमेल वर्णांधता होगी। तो अब इसको आगे, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन है तो अब इसकी थोड़ी जीन समझ लीजिए, क्या जीन। अब ये 2 प्रकार की होती है, यदि पूर्ण रूप से प्रभावी, क्या कहते हैं, इफेक्टेड कहा या बीमार कहा जाए, इफेक्टेड कहा जाए, तो यदि एक्स, देखिए फीमेल की बात करें हम पहले फीमेल की, तो एक्स 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। जब एक एक्स पर लगा हो गुणसूत्र तो वो क्या होगी, पूर्ण रूप से क्या होगी, वर्णांधता नहीं होगी, पूर्ण रूप से नहीं होगी, ये वाहक का कार्य करती है, किसका, वाहक का कार्य करती है। जब दोनों में गुणसूत्र, जब दोनों एक्स पर बैठा होगा तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्णांधता। यदि एक पर यदि बैठा हो तो वो क्या कहेगी, वाहक। कहने का तात्पर्य, जब एक एक्स जीन पर क्या लगा हो, कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा हो सी एक पर, तो वो क्या है, कौन से वो जीन होगा, वाहक जीन कहलाएगा। और यदि 2 पर बैठा हो तो क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, वर्णांधता होगी, ठीक है, बीमार। और जब कहा जाए, और जो वाई गुणसूत्र होता है, कहने का तात्पर्य, यदि मेल में देखें हम, किसमें, मेल में, तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब हमने बताया कि जो एक्स गुणसूत्र पर होता है उसी पर बैठता है, तो केवल एक ही सी आएगा, तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, वर्णांधता होता है। यदि इस पर कोई भी एक जीन आ गया तो ये पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावी है इस पर, मतलब ये बीमार है ना। यदि उसमें एक पर होगा तो वो क्या होगी, वाहक होगी, और यदि 2 पर होगी तो वो प्रभावी होगी। अब इसके देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे एक प्रश्न लिखें, एक प्रश्न है कि एक फीमेल है, मेल क्या है, मेल पर वर्णांधता रोग है, क्या है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। और फीमेल क्या है, और जो फीमेल है वो नॉर्मल है, कैसी है, नॉर्मल, उसको कोई रोग नहीं है। तो बताइए उसकी संतान कैसी पैदा होगी। क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिएगा और नोट पेन में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से हम हटा देंगे। मेल में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता है, और फीमेल क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए इसका चित्र बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा मेल, क्या लिखा, मेल, और यहाँ पे लिखा हमने फीमेल, ठीक है। अब देखिए मेल को कहा हमने वर्णांधता, इसकी जीन क्या होता है, एक्स और वाई होता है। और वर्णांधता है तो इसमें केवल एक ही एक्स होता है, तो एक पर बैठा दिया। और फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक्स रखना है। अब इसको जैसे हमने वहाँ लिंग निर्धारण सीखा था ना, वैसे ही चित्र बनाना। देखिए ये एक्स आया और इसका एक्स आया, तो क्या हो गई, एक्स। अब इसकी एक्स, एक एक्स पर बैठा है जीन, तो एक पर बैठा दिया। अब इसको देखिए, एक वाई हो गया, ये एक्स हो गया, अब ये एक्स हो गया और ये वाई। अब ये एक्स वाई देखो नॉर्मल है और ये एक्स भी नॉर्मल है, तो ये इसमें कुछ नहीं करना है। अब इस एक्स को लीजिए और इस एक्स से मिलाइए, तो क्या हो गई, एक्स और एक्स, एक एक्स पर सी है तो एक एक्स पर लगा दीजिए। अब ये देखिए एक वाई और एक एक्स है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब देखिएगा जो पुत्री होगी एक, वो क्या होगी, वाहक होगी। हमने कहा वर्णांधता रोग नहीं होगा इसको, एक एक्स पर बैठा है, ये वाहक होगी। और एक ये भी वाहक होगी, 50% वाहक पुत्रियाँ हो गई और 50% नॉर्मल क्या होंगे, पुत्र। तो बेटे होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होगा, अर्थात उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, वर्णांधता रोग नहीं होगी। लेकिन जो पुत्रियाँ होंगी वो पूर्ण रूप से वर्णांधता नहीं होगी, वो वाहक होंगी, क्या होंगी, वाहक होंगी। चलिए एक प्रश्न और लगा कर देखते हैं। ये कहा जाए
एक वाहक, वाहक क्या होगी, वाहक कौन होती, केवल पुत्रियाँ होती, तो वाहक स्त्री है, क्या है, एक वाहक स्त्री है। और क्या कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल पुरुष है, कैसा पुरुष, नॉर्मल पुरुष है। अब इसकी बच्ची कैसे होंगी, देखिए वाहक स्त्री होती तो क्या होगी, एक्स और एक्स, एक एक्स पर बैठा दूँ, और नॉर्मल है पुरुष तो क्या है, एक्स और वाई है। कैसा भी हो, यदि ये स्त्री कलर ब्लाइंडनेस होती तो दोनों पर कर देती, ठीक है। अब एक पर है तो इसको नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो वाहक है को तो इसको सवाल लगाइए, एक एक्स इस एक्स से मिला क्या होगा, एक्स एक्स, लेकिन एक पर बैठाना है, और जी एक्स क्या है, नॉर्मल है, और ये वाई से मिला तो क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। अब जी एक्स है और इस एक्स से मिला तो क्या हो गया, एक्स और एक्स हो गया, लेकिन एक एक्स पर बैठाना है सी, और जी एक्स और वाई है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, एक्स वाई। तो देखिए पुत्र ये नॉर्मल हो गया, और ये पुत्र भी नॉर्मल हो गया, लेकिन ये वाहक हो गई और ये भी वाहक हो गई। चलिए एक प्रश्न हम लगा कर देखते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रश्न, एक, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलो एक प्रश्न और लगा कर देखते, अच्छे से समझ लेंगे। एक वर्णांधता स्त्री है, वर्णांधता क्या है, वर्णांध स्त्री है, वर्णांध स्त्री है, कैसी है, तो एक्स एक्स दोनों पर क्या बैठाएंगे, सी। और पुरुष कैसा है, पुरुष भी वर्णांध है, तो एक्स पर बैठा देंगे वाई, ये भी वर्णांध पुरुष है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स आया, एक एक्स आया, तो एक्स एक्स दोनों एक्स पर आएंगे, क्योंकि इसे एक्स पर भी है, एक्स एक्स पर भी है। और जी एक्स आया, जी वाई आया, तो एक एक्स पर है और जी वाई पर है, ठीक है। अब ये इस एक्स पर है और इस एक्स पर भी है, ए एक्स एक्स दोनों पर है, ठीक है। और जी एक्स है इस पर है, और ये वाई है इस पर तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बेटा होगा, ये भी वर्णांध होगा, क्योंकि इसमें एक्स होता है, उसमें बैठा है, पुत्री होगी उसमें भी बैठा है, तो वो भी है वर्णांध होगी। ये पुत्र होगा, ये भी वर्णांध होगा, और ये भी क्या होगी, पुत्री वर्णांध होगी, इसलिए 100% क्या होगी, वर्णांध होगी। तो वर्णांधता आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। एक नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, एक हीमोफीलिया बीमारी है ये दोनों, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, क्योंकि ये जीन पर स्थित होती हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, हीमोफीलिया, क्या हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया वह बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को जरा सी भी चोट लग जाए ना, तो उसका ब्लड का थक्का नहीं जमता और ब्लड बहना बैठता रहता है, मतलब उसको ब्लड को रोक ही नहीं सकते, और इस प्रकार अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वर्णांधता में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, अतः हीमोफीलिया एक प्राणघातक बीमारी है। इसको क्या कहते हैं, जब ब्लड को जरा सी भी चोट लग जाए तो बहुत सारा ब्लड बह जाता है, खून का रक्त नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, तथा वह व्यक्ति क्या होता है, हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित होता है। इसका भी जीन किस पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं, इसलिए इसका जीन क्या होता है, एच। तो अब इसके भी सवाल देखिए लगा करके, एक सवाल एक ही बताएंगे हम। एक नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, मेल है, मेल कैसा है, नॉर्मल है, और जो फीमेल है वो पूर्ण रूप से क्या है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए नॉर्मल क्या है, मेल है, फीमेल क्या है, पूर्ण रूप से हीमोफिलिक है। अब उसकी संतान कैसी होंगी, देखिए मेल बनाएंगे तो एक्स वाई होगा, नॉर्मल है तो इसमें कुछ नहीं करना, फीमेल से क्या ग्रसित है पूर्ण रूप से, तो दोनों एक्स पर बैठाना है, यदि वाहक होती तो एक पर बैठाते, ठीक है। अब देखिए संतान देखिए इसकी, एक्स एक्स से मिला, एक्स एक्स एक एक्स पर बैठाना तो एक पर बैठा दो, वाई इस एक्स से मिला तो वाई हो गया, और एक एक्स पर बैठा है, इस पर है ना, एक्स पर बैठा है। अब यहाँ देखिए ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, तो एक एक्स पर बैठा है तो एक एक्स पर बैठा दो, ये वाई हो गया, और ये वाई पर क्या है, नॉर्मल है, एक्स पर बैठा है, ठीक है। अब ये देखिए पुत्र है, ये इस एक्स पर बैठा है, वाई पर तो होता नहीं है, तो ये पुत्र क्या है, हीमोफीलिया है, एक्स एक्स है लेकिन एक एक्स पर बैठा है, एक पर नहीं है, तो ये क्या वाहक हीमोफीलिया वाली पुत्री है। अब ये देखिए वाई पर नहीं होता, एक्स पर बैठा है, तो जो वाहक क्या है, सॉरी ये हीमोफीलिया वाला पुत्र है, पुत्र क्या हीमोफीलिया, क्योंकि एक्स पर क्या है, एच लगा है, वाई पर होता नहीं है। इस एक्स पर देखिए कि एक नहीं है, एक एक्स पर है, तो ये वाहक हीमोफीलिया बीमारी वाली पुत्री है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे अपने मन से बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। एक हम सवाल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। एक नॉर्मल क्या है, एक देखिए एक नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पुत्र है, वो सॉरी मेल है, नॉर्मल क्या है, मेल है, नॉर्मल मेल है, और फीमेल है, जो फीमेल क्या है, वाहक है, क्या है, वाहक है। अब जीन तो पता ही है नॉर्मल की क्या होगा, एक्स वाई होगा, और एक्स एक्स होगा, एक एक्स पर एच होगा। तो बताइए इसके पुत्र क्या है, आप कमेंट में जरूर, आप कमेंट में बताइएगा कितने % मेल वाहक होंगे, कितनी स्त्री होंगी, कितने होंगे। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है रसायन दर्शन। आपको पता है रसायन दर्शन एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम
केमिस्ट्री से संबंधित एक नया टॉपिक अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि साइंस स्पेशल है, साइंस स्पेशल में विभिन्न प्रकार की केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी टॉपिक आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू अर्थात पीएच मान। तो पीएच मान होता क्या है, एक कोई लाइन है, इस पर बीच में क्या होता है, हमारा होता है 7, 7 से आगे क्यों चलते हैं तो 14 होता है और यहाँ होता है 0। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। जिसका पीएच मान 7 होता है, पीएच मान यह बताता है कि कोई चीज़ खट्टी है कि नमकीन है कि उसका कोई स्वाद नहीं है। यदि पीएच मान 7 होता है तो उसका कोई स्वाद नहीं होता। पानी का कोई स्वाद बता सकता है, हवा का कोई स्वाद बता सकता है, नहीं ना, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान 14 होता है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। और जिसका पीएच मान क्या होता है 0, 0 से क्या होता है 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 6.9 तक वो क्या होता है, अम्लीय होता है। एसिडिक मीन्स अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय मीन्स खट्टा होता है। और यदि एल्कलाइन मीन्स क्षारीय है, एल्कलाइन मीन्स क्षारीय, क्षारीय माने नमकीन। तो जिसका 7 से क्या होता है 8 9 10 11 12 13 14, तो वो क्या होता है क्षारीय। तो ये देखिएगा हम यहाँ पर लेकर आए हैं जी। क्या एसिडिक माने हमने बताया अम्लीय मतलब खट्टा, एल्कलाइन माने क्षारीय मतलब नमकीन, और न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच मान 7 हो। तो उसका क्या होता है, पीएच मान जिसका 7 होगा वो नमकीन नहीं होता, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। यदि इस ओर चलेंगे तो खट्टा, इस ओर चलें तो नमकीन। चलिए अब कुछ पीएच मान आपको याद रखनी है। ये बहुत ही हर प्रकार की छोटी छोटी, हर एक प्रकार के एग्जाम में कोई ना कोई पूछ लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको लगा दें, जिनको टिक लगाएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी आता नहीं है लेकिन याद रखना, जो बैटरी में हम एसिड डालते हैं ना उसका पीएच मान 1 होता है। क्या होता है पीएच मान 1 होता है। ये पीएच मान लिखिए। जो बियर पीती है ना दारू, उसका पीएच मान भी होता है 4.5। और इस देखिए जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो कैसे हो, खट्टे होंगे। ठीक है, खट्टे होंगे, एसिडिक होंगे। तो 1 है तो ये भी खट्टा है। बियर का मान पीएच 4.5 होता है, ये भी है। कॉफ़ी तो सब लोग पिए तो इसका पीएच मान होता है 5। टी मतलब चाय होता है ना, तो चाय का होता है 5.5। ये भी क्या होती है, अम्लीय होती है। यूरिन को कहते हैं मूत्र, क्या कहते हैं मूत्र, इसका पीएच मान होता है 6। सलाइवा जानते हैं ना, लार इसको कहते हैं, लार का पीएच मान होता है 6.8। ये इंपॉर्टेंट है। लार क्या है, डबल टेक है। लार इम्पोर्टेंट है, यूरिन इम्पोर्टेंट है, कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए काऊ मिल्क इम्पोर्टेंट है। काऊ दूध, जो गाय का दूध होता है ना उसका होता है 6.4 पीएच मान। जो ब्लड होता है, ये ब्लड इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 7.4। देखिएगा ब्लड लर्न करके रखिएगा। सलाइवा, लार, यूरिन, टी, कॉफ़ी, इन सबको क्या होते हैं, बहुत ही कंठस्थ याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकते हैं हम। अब हमारा आज का एक हमने नया क्या कहते हैं मतलब टॉपिक जोड़ा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेखपाल भर्ती या विभिन्न प्रकार के एग्जाम होती है उसमें जीएस वाला पोर्शन अवश्य आता है। तो ये देखिएगा, ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका लोगो है, जिसका चिन्ह है, ठीक है, जिस प्रकार की सभा चल रही है यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना आप लिख लीजिएगा नोट पेन में इसको और लर्न करके रखिएगा। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, क्या हुई थी, अब इसका स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, लिख लीजिएगा अच्छे से, 7 अप्रैल 1948। अब 7 अप्रैल को ही क्यों होती है, आप नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल 1948 को क्या बनाए, इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब इसका जो हेड क्वार्टर है, क्या है इसका हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर है ना जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। लिख लीजिएगा, थोड़ी आपको जब तक लिखना दे तब तक आप लिखना नहीं प्रारंभ करती। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा लर्न करके रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी, अब इसके बाद इसमें जो देश हैं, कितने देश में भाग लेते हैं, इसमें देश हैं 118। क्या है, 118 देशों का यह एक संगठन है, जिसमें क्या होते हैं, विश्व के विभिन्न प्रकार के 118 देश आते हैं
और उसमें यहाँ पर मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि यह बीमारी है और उस बीमारी के बारे में मतलब अच्छे से चर्चा की जाती है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, यहाँ पे कितने रुपए दान किए जाएं, इस बीमारी से कैसे निपटारा जाए। यह एक देश का, विश्व का एक संगठन है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में क्या किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है कि इस बीमारी का क्या निदान हो सकता है, किस प्रकार के उपचार हो सकती है, किस प्रकार का बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हमको पता चल गया। इसकी क्या होती है स्थापना, 7 अप्रैल 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है और जी इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो अमेरिका के है ना राष्ट्रपति, अमेरिका के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने क्या कर दिया है, इसको जो रुपए जाता है ना रुपए, तो उसकी फंडिंग को क्या कर दिया, रुपए को रोक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कोरोना वायरस है ना उसको क्या किया है, इन्होंने अनदेखा किया है, उस पर जांच क्यों नहीं की कि ये कोरोना वायरस कैसे उत्पन्न हुआ है और इसको फैलने के क्या रोग होते हैं, किस प्रकार के मतलब बचाव किया जा सकता है, और इसकी क्या किया है, इसको कोई मतलब इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया है और ये बीमारी फैल चुकी है। इसलिए अमेरिका ने उस पर जो रुपए दिए जाते हैं ना फंड के रूप में, उसको रोक दिया और उसको क्या किया है, अगवा किया है, मतलब उसको कहा है कि आपने अपना कार्य अच्छे से दायित्व नहीं निभाया है। और इसका जो ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले क्या किया था, लोगों के आवागमन पर क्या किया था, रोक लगाई थी, कर्फ्यू लगाई थी, जिसका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका विरोध किया था, उसका क्या किया था, आलोचना की थी WHO ने। इसलिए उसने भी अमेरिका के पक्ष में कहा है कि WHO पर उसको मतलब उसने कार्य में जरूर देरी हुई है, उसने अपना कार्य अच्छे से दायित्व को नहीं निभाया है। तो इस चर्चा में इसलिए आपको याद रखना है इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर और क्या होती है, इसकी कब हुई थी और इसके कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और 7 अप्रैल। और जो इसके हेड है ना जो चला रहे हैं इस समय, हेड हैं जो इसको चला रहे हैं, वो कौन है, टेड्रोस। क्या है, टेड्रोस। इस एक नाम इसको याद और रख लीजिएगा, टेड्रोस। मतलब कहने का तात्पर्य जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके हेड हैं जो इसको संस्था को अभी चला रहे हैं वर्तमान में, वो कौन बैठे हैं, टेड्रोस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 118 देशों का संगठन है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित क्या होता है, वार्तालाप किया जाता है। तो इस प्रकार की आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अतः आप बताइएगा कमेंट करके, और जो हमने सवाल दिया था उस सवाल का आंसर जरूर बताइएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।